सीए इंटर के स्टूडेंट हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, वाकई में प्रैक्टिस करना चाहते हो, टाइम पास नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस का डेमो लेके आ रहा हूँ सर, ये वो डेमो नहीं है जहां पर मैं आपको बेसिक रेसिडेंशियल वो सब का डेमो दे दूं। नहीं सर, वो तो सभी बहुत प्यारा डेमो दे रहे हैं सर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं आपको अपनी क्लासेस का, रियल क्लासेस जो मेरी क्लासेस चलती है उसका डेमो दूंगा। और वो क्लासेस का कौन सा चैप्टर होगा? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सर। ताकि आपको समझ आए यार कि हम क्लासेस में बैठ के कैसे लिख के सॉल्व करते हैं। क्योंकि सर प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? कैलसी चलाना नहीं होता है। प्रैक्टिस मतलब ये नहीं होता 5 क्वेश्चन किया प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस मतलब बैठ के प्रैक्टिस, बैठ के, यही आदत तो डालनी है। बैठ के प्रैक्टिस करना है, स्पीड डेवलप करना है, राइटिंग स्किल डेवलप करना है, प्रेजेंटेशन लाना है सर, लिखने का सही तरीका सीखना है, वर्किंग नोट कहाँ होना चाहिए, किस चीज की वर्किंग नोट होनी चाहिए। ये होता है भाई प्रैक्टिस बैच, ये होता है प्रैक्टिस बैच का डेमो। तो तैयार हो जाओ सर। नेक्स्ट 3 डेज, 3 दिन चाहिए मुझे, और 3 दिन में आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और ये डेमो रहेगा सर। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि व्हाट आर वी डूइंग और हम किस लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं सर। तो आप फिर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है सर। किसी को अगर कनेक्ट करना हो तो ये मेरा नंबर है। मैं प्रैक्टिस बैच के लिंक, वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और बेहतरीन तरीके से डेमो देखो, समझो, और समझ के फिर एनरोल करो सर, ताकि गलत ना हो, धोखा ना हो किसी के साथ सर। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू। और डेमो बैठ के देखो कि क्या है डेमो। ठीक है, एक नंबर। आइए सर, लेट्स स्टार्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका सिंपल है सर, प्रॉपर फॉर्मेट से बनाना, अच्छे से सीखना। अगर आप ये कुछ 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में अगर आप इतने क्वेश्चन बना लिए, मैं आपको एक चीज एश्योर करता हूं कि आपका पूरा इनकम टैक्स रिवाइज हो जाएगा पूरा। क्योंकि मेजर प्रोविजंस कवर हो जाते हैं टोटल इनकम में, मेजर। इतने क्वेश्चन बनाओगे तो पूरे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, पर साथ बैठ के बनाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ कैलसी में बनाओगे तो दिक्कत है, कैलसी में नहीं बनाना, इस क्वेश्चन को कैलसी में नहीं बनाना। पहली बार तो अच्छे से लिख के बनाना चाहिए, सेकेंड टाइम आपको लगे कि टाइम शॉर्ट हो तो फिर सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाना, पर अदरवाइज तो मेरे हिसाब से अच्छे से लिख के बनाना चाहिए। ठीक है, चल पहले एक ना पीडीएफ बना लेते हैं यार, न्यू नोटबुक, टोटल इनकम, टोटल इनकम। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं। कभी भी टोटल इनकम के क्वेश्चन में, कभी भी बड़े क्वेश्चन का एक नियम है, बड़े क्वेश्चन कोई भी हो, 2-3 लाइन का क्वेश्चन हो तो अलग मैटर है, बट बड़े क्वेश्चन का सबसे पहला नियम, पहले नीचे आके पढ़ा करो वो हमसे चाहता क्या है। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग को एक क्लैरिटी मिलती है कि हमें किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है, क्या सही अप्रोच होगी सर। ठीक है, देखो, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। आपको हर क्वेश्चन में टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी आएगा। ठीक है, ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। अब जब भी कभी एग्जाम में ऐसा लिख दे कि इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, मतलब आपको वो ये बोल रहा है भैया आप इसका ये बता दो कि इसके लिए नॉर्मल प्रोविजन अच्छा है कि 115 बीएसी अच्छा है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता, वो तो मेरे को भी नहीं पता, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा दोनों में से कौन सा बेटर है। तो जिसमें टैक्स कम आएगा वो बेटर है, जिसमें टैक्स ज्यादा आएगा वो बकवास है। अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों तरीके से निकालना है। अब एक स्टूडेंट जिसमें कंफर्टेबल, अगर एक स्टूडेंट, मेरे को लगता है कि अगर एक स्टूडेंट बोलता है सर कि मैं पहले 115 बीएससी करूंगा, मैं उस पर कंफर्टेबल हूं, तो आप उसको कर लो। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं नॉर्मल प्रोविजन में कंफर्टेबल हूं, बाद में 115 बीएससी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लूंगा, आप वैसे कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। मैं आपको हमेशा पहले नॉर्मल प्रोविजन से कराऊंगा, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा मेहनत नॉर्मल प्रोविजंस पे की है। 115 बीएससी में कुछ ही एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स और चेंजेस नहीं होते सर। ठीक है, स्टार्ट करूं।
तो चलो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। तो अपन चलते हैं अपने फॉर्मेट में, फॉर्मेट बनाते हैं, उतना तो स्टार्ट करें, फिर पढ़ना चालू करेंगे क्वेश्चन। सर टोटल इनकम के क्वेश्चन है सर, ठीक है सर। क्वेश्चन 1 सर, सॉल्यूशन सब लिखेंगे सर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 25-26 है ना, याद रखना, ठीक है। अंडर नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है। तो पहले अपन नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व कर रहे हैं, लाइन वगैरह ड्रॉ कर लो सर, ठीक है। ठीक है, अभी तो एक बार इतना ही ड्रॉ करता हूँ, लगेगा और ड्रॉ कर लेंगे। स्टार्ट करूं? इतना हो जाए तो बताओ, फिर स्टार्ट करता हूं। आओ सर। मिस्टर ए, एज 32 ईयर। एज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें टैक्स निकालना है, तो टैक्स निकालने के लिए एज काम किया, और हम नॉर्मल प्रोविजन से चल रहे हैं, तब तो डेफिनेटली एज काम की। इज एम्प्लॉयड विद XYZ प्राइवेट लिमिटेड, सर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ। अब दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक पूरा क्वेश्चन पढ़े समझे और उसके बाद फिर से पढ़ते जाए और ट्रीटमेंट करते जाए। मैं आपको वैसे तैयार नहीं करूंगा, क्योंकि आप समझो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन आप पहले पूरा पढ़ लो, फिर वापस पढ़ो और फिर ट्रीटमेंट करते जाओ ना। आप एग्जाम पर्पस के लिए तैयार करो, जो चीज जहां पढ़ते जा रहे हो ना उसका ट्रीटमेंट वहां वहां लिखते जाओ, ताकि दोबारा वहां नहीं आना पड़े अपन को। तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा? बेसिक सैलरी सर 80,000 पर मंथ। तो मेरे को एक चीज तो दिख गई सर, सैलरी की इनकम है इस क्वेश्चन में। आ जाओ सर, लिख लेते सर। सर यहाँ पर आप लोग भी लिखेंगे, बट कोई शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना सर, ठीक है, एग्जाम में अलाउड नहीं है शॉर्ट फॉर्म। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर एक बात बताओ, मान लो सर कल के दिन पहला ही जो स्टार्टिंग है वो अगर IHP हो और बाद में अगर आपको सैलरी मिल जाए, तो सर आपका हेड तो ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या मार्क्स कटेगा? नो, नहीं कटता, क्योंकि उन्हें भी पता है एक स्टूडेंट पढ़ते जाएगा और ट्रीटमेंट करते जाएगा। सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि एकदम सीक्वेंस में ही हो पाए सर, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग मत लिखना, ठीक है, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। 80,000 इंटू 12 बोलो भाई, और प्लीज मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह सब सही करना, नहीं तो बहुत मेहनत हो जाती है सर। ये टोटल इनकम के क्वेश्चन है। He has received a transport allowance of 15,000 per month, और HRA भी मिला है भाई साहब को फ्रॉम द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में कुछ नहीं दिया। हमने एक बात सीखी थी सर, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में कुछ दे ही ना कि ये ब्लाइंड डेफ एंड डम के लिए या ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वाले लोगों के लिए, तो फिर तो ये फुल्ली टैक्सेबल है सर। तो सर 15,000 इंटू 12 ट्रांसपोर्ट अलाउंस सर, 15,000 इंटू 12 कितना आएगा भाई? ठीक है सर। HRA भी था, मैंने तो देखा था सर, ठीक है। HRA में याद है 3 पॉइंट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है सर, ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, दो टाइप के स्टूडेंट, एक यहीं पर HRA का कैलकुलेशन कर ले, एक नीचे वर्किंग नोट में जाके करे। मैं बोलता हूँ यही कर लो, क्योंकि नीचे वर्किंग नोट में जाके दूसरे बार पेज पलट के करने में टाइम एक्स्ट्रा लगता है। आप वहां भी कर सकते हो, कहीं गड़बड़ नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप दूसरे पेज में भी जाके करोगे, बट मेरे हिसाब से यही कर लेना चाहिए, बेटर है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना मिला सर? इंटू 12। अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा उसके हिसाब से तो यहीं तक होता है सर HRA जो मिला है सर। आगे बढ़ते हैं सर। He has paid a rent, लो भैया रेंट भी पे किया सर, 25,000 पर मंथ फॉर एकोमोडेशन इन
टेली 4 मेट्रोज में आता है, तो तीसरे वाले पॉइंट में 50% लेंगे सर, याद आया? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सेकेंड वाला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट होता था सर 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है सर कि सैलरी का मतलब यहां पर बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर। सर यहां तो मेरे को बेसिक के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, बट स्टिल मैं एक बार क्वेश्चन में नजर घुमा लेता हूं, पता चला नीचे कहीं दे दिया तो स्कैम हो जाएगा मेरे साथ। ये तो इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, कंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, ये तो डिडक्शन दिख रही नहीं है सर, नहीं है, तो चलो सर लिखते हैं सर, पे किया 25,000 सर। दूसरा पॉइंट है सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, कितनी थी? 9,60,000 माइनस करके बता रहे, ठीक है। तीसरा 50% ऑफ सैलरी सर, 4,80,000 आ जाएगा। तीनों में विचेवर इज लोअर कौन सा है सर? ये एग्जेम्प्ट है सर। मिला कितना है सर? सर एग्जेम्प्ट कितना है? एक्सेबल कितना है? 36,000 ना, ठीक है। तो एचआरए में यहां लिख लेते सर। सर अभी भी बता रहा हूं मैं नॉर्मल में चल रहा हूं, इसलिए ये मेहनत किया। अभी अगर 115 बीएससी होता ना तो कुछ नहीं करता, ये सब सीधा सीधा 20,000 इंटू 12 करता और आउटर कॉलम में लिख के खत्म कर देता, क्योंकि एग्जामिशन नहीं मिलती है सर। और सर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए हैज पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 2,10,000 फॉर द हाउस लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मुंबई, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन मार्च 2026 सर। आराम से किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? 25-26। इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? उसके लास्ट डेट तक प्री का इंटरेस्ट होता है। आ रही बात समझ? ये मैं आपको याद दिलाया, एज सच इस क्वेश्चन में उसका रिलेवेंस नहीं है, इस क्वेश्चन में उसका रिलेवेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा पोस्ट का आपको इंटरेस्ट दे दिया 2,10,000, पर मैंने आपको याद दिलाया कि सर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट तक हमारा प्री का इंटरेस्ट होता है, और सर 1/4/2025 से हमारा पोस्ट का इंटरेस्ट होता है सर। हरी बात समझ? तो सर ये करंट ईयर में तो 2,10,000 इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। एंड हिज पेरेंट्स इज लिविंग इन दैट हाउस, उसके पेरेंट्स रह रहे, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। अब बात ये सर इंटरेस्ट 2,10,000 है, पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलता है सर? 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड में। क्लियर है ना? तो आईएचपी में चलो लिखते हैं सर, नेक्स्ट हेड मिल गया अपन को। थोड़ा गैप देना सर, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ चीजें आएगी सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर, यहाँ पर अपन क्या क्या लिखेंगे सर? एनएवी सेल नील सर, क्योंकि एसओपी हाउस है सर, ठीक है। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कुछ होगा नहीं, 30% डैश हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ बट इंटरेस्ट आएगा ना सर। इंटरेस्ट कितना सर? 2 लाख। तो प्रैक्टिकली सर आपका लॉस भी कितने का आ जाएगा सर? ठीक है, आईएचपी में लॉस है सर, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ था नहीं। लाइन और बड़ी करना पड़ेगा, इसके बाद भी कुछ कुछ और है, ठीक है। अगला अदर इंफॉर्मेशन, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ दिया हुआ है सर, सेक्शन 80C सर। चलो लिखते हैं, डिडक्शन मिल गई सर। थोड़ा गैप देके, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसके बाद आप डिडक्शन माइनस करते हैं सर। डिडक्शन सबसे पहली 80C,
उसमें भी पीपीएफ है सर, कितना है सर? 1,50,000। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रिफर टू इन 80 CCD 50,000। आप मेरी बात कुछ समझना चाहते हो, याद आ रही है कुछ बातें? हाँ, टोटल मिला के तो 1,50,000 मिलेगा, इसका वो नहीं मिलेगा। मैंने आपको बोला था 80 CCD में हम चाहे तो पहले एडिशनल 50,000 क्लेम कर सकते हैं, याद आया? 80 CCD 1B हम एडिशनल पहले क्लेम कर सकते हैं, और ये जो एडिशनल 50,000 क्लेम करते हैं इसमें 1,50,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। ये कौन बोला? 80 CCE बोला सर, वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो अपन ये 50,000 को 80 CCD 1B में क्लेम करेंगे सर। 80 CCD 1B में क्लेम करेंगे 50,000 सर, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर हु इज द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? सेक्शन 80D। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 32,000, कितना मिलेगा? 25। तो लिख लेते हैं सर, 80D लिख लेते हैं सर। 80D में आ जाएगा सर, एक तो सेल्फ वाला है जिसमें आप 25,000 ले रहे हो, और एक पेरेंट्स वाला है सर जिसमें आप 50,000 ले रहे हो सर। मेरे ख्याल से और कुछ तो नहीं बचा क्वेश्चन में, बस इतना ही है। अब करना चालू करते हैं, अब एक एक हेड का टोटल करके फाइनल क्लोज करते हैं सर। चलो सर, यहाँ पर लिखते हैं, पहले चालू होते हैं सर। ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 सर। ग्रॉस सैलरी बताओ यार। 11,76,76। अबे यार, प्लस माइनस सही करो भाई, अब तो कैलसी चलाना सीख ले, इनकम टैक्स खत्म हो गया। वो नेट बताना। सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तेरे से ग्रॉस पूछता हूँ, तू मुझे नेट बताता है। चलो सर, आईएचपी का 2 लाख रुपए का लॉस एडजस्ट करो। अब बताओ मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम सर। 9,00,000। अब डिडक्शन माइनस करो, माइनस करके बता रहा है टोटल इनकम। यहां तक सब करो, फिर टैक्स निकालेंगे सर, क्योंकि टैक्स भी तो निकालना है सर। नॉर्मल प्रोविजन से निकालना है, तो वही वाला स्लैब अप्लाई करो सर। पहले 2,50,000 पे निल, अगले 2,50,000 पे 5%, फिर 20%, वही स्लैब अप्लाई करना है। स्लैब अप्लाई करो और टैक्स निकालो सर, सब निकालेंगे टैक्स। हाँ, 4%। 44,000। टैक्स बता रहा है 44,408। राउंड ऑफ कर लेंगे, वो तो 44,410 राउंड ऑफ तो कर लेंगे, पर सब चेक कर लो यही आ रहा है क्या, पक्का? आओ सर, एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो आप लोग निकाले हो, ठीक है, ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब करते हैं 115 BC। अब दो टाइप के स्टूडेंट, ओ इधर ध्यान दो, दो टाइप के स्टूडेंट। एक 115 BC के हिसाब से फिर चालू हो जाए, शुरू से जीरो से चालू हो जाए, और एक स्टूडेंट बोले मैं वापस जीरो से क्यों चालू हूँ भाई, मैंने तो वैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम तक एक बार मेहनत की हुई है सर, वापस जीरो से चालू होगा, फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो छोटा है, पर बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो वापस पूरा लिखने में जान निकल जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ
total income and tax liability. Mr. A for the assessment year 26-27 under default tax regime. यहां तक हो जाए तो बताना। अब देखो सर, मैं बोलता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं। कारण ये है सर, डिडक्शन तो मिलती नहीं है सर, बहुत रेयरेस्ट डिडक्शन मिलती है सर, 3 ही तो डिडक्शन मिलती है, उसके अलावा कुछ मिलती नहीं है। तो बेटर है ना ग्रॉस टोटल इनकम से स्टार्ट करें सर। ग्रॉस टोटल इनकम सर, ठीक है। यहां एग्जाम में लिख के आना सर, एज पर नॉर्मल प्रोविजन। इसको ऑप्शनल टैक्स रिजिम भी बोलते हैं ना। कितनी है सर? 9,26,000। अब आओ एकदम सिंपल नजर फेरते, इधर आओ। सबसे पहले क्या करें सर, ये आईएचपी का लॉस नहीं मिलता सर। सर इंटरेस्ट ही नहीं मिलता सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, तो लॉस कहां से आएगा सर? तो आपने जो 2 लाख माइनस किया उसको क्या कर ले, अपन ऐड कर लेते हैं सर, प्लस आईएचपी का लॉस। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, ठीक है? क्लियर? प्लस ऊपर आते हैं, चलो सर एचआरए में आपने एग्जेम्पशन ली सर। सर 2,40,000 मिला था, आपने 2,04,000 का ट्रीटमेंट कर दिया था, एग्जेम्पशन ले ली थी सर, तो आपने 36,000 ही टैक्सेबल किया था सर। तो एक काम करते हैं ना सर, एचआरए की एग्जेम्पशन तो मिलती ही नहीं है सर, तो 2,04,000 ऐड कर देते हैं। जितना अपन ने एग्जेम्पशन क्लेम किया था उतना ही ऐड कर दो सर। तो सर 2,04,000, क्या लिखूं इसको मैं, एचआरए एग्जेम्पशन सर। अरे और कुछ लग रहा है आप लोग को? वेरी गुड सर। सैलरी में जो आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया था सर, ये वाली बात सर, ये 50 कैसे होगा सर? 115 बीएससी में तो ये 75 होता है सर। तो एक काम करते हैं, 50 तो मैं पहले ही माइनस करके रखा हूँ, 25 ही और माइनस कर लेता हूँ, 25। तो यहाँ लिख लेता हूँ माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर। 36,000 वो तो पहले ही हो गया ना भाई। कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है कैसे कर रहा है अरे यार अब ऐसे एक्चुअली तू बताया नहीं, टोटल इनकम को क्वेश्चन करते करते तू स्माइल क्यों कर रहा था? इसमें स्माइल करने लायक ऐसा क्या है, बता मेरे को। क्या सोच रहा है? देखो वो रोज डे बनाना है, कोई वेट कर रही है क्या, वैलेंटाइन वीक? चलो यार, चलो 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 बताओ यार, प्लस माइनस करके बताओ सर टोटल इनकम। ठीक है, इसमें टैक्स, अच्छा रिबेट मिलेगी क्या, बता मेरे को, रिबेट मिलेगी क्या? नहीं सर, 12 लाख से ऊपर रिबेट नहीं मिलेगी सर, तो प्रॉपर टैक्स निकलेगा। 4% ऐड करके बता रहे, ठीक है, 78,780 चेक करो भाई सर। एंड आई पर्सनली थिंक टैक्स तो निकालना आ रहा होगा कि सर पहले 4 लाख पे नील, अगले 4 लाख पे 5%, फिर अगले 4 लाख पे 10%, फिर बैलेंस पे 15%।
ओ अभी क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। अगर आप सिर्फ इतना निकाल के आ रहे होगे ना तो 0 मार्क्स काट देगा वो। सच बता रहा हूँ, मार्क्स काट देगा। 15 में से 10 दे देगा, बोलेगा वाह टैक्स निकाल के मेरे को क्या तुपचंद बता रहे भी। बताना पड़ेगा आपको कि विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन वाली लाइन आपकी तरफ से होनी चाहिए सर देयर फॉर नॉर्मल प्रोविजन में कितना था टैक्स? 40 हाँ, देयरफॉर टैक्स एज पर normal provision is most beneficial for Mr. A। ये लिख के आना सर, ये तो मार्क्स काट देंगे। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ सर, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। क्या बोल रहे हैं देखो, गिव योर एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ नेट टेक होम कैश बेनिफिट। ये जानना चाहता है सर आप घर कितना कैश लेके जा रहे हो। Assuming Mr. Kadam has exercised the option of shifting out of the default tax regime, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है सर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर ले या देख लेते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर। नहीं, यहां पर देखो ये क्वेश्चन में HRA है और रेंट फ्री अकोमोडेशन है। ठीक है, ये दोनों में कंपैरिजन करना है तो अपन साइड बाय साइड कंपेयर कर लेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं सर। चलो 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 फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे सर। क्वेश्चन 2। साइड बाय साइड 105 बेस या डिफॉल्ट नहीं बनाते? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं करना। इंस्टीट्यूट अलाउ ही नहीं करती है। अच्छा नहीं, बहुत प्रॉपर भाई। लिखो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ नेट टेक होम कैश बेनिफिट, नेट टेक कैश होम बेनिफिट। लो दिखाता हूं, पहले लाइन तो लिखो। ये देखो नेट टेक होम कैश बेनिफिट कि कदम कितना पैसा घर लेके जाएगा आप ये बताइए। टैक्स के बाद सब चीज, ये दोनों ऑप्शन में से जो भी सिलेक्ट करेगा, दोनों ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए कितना कैश घर लेके जा रहे हैं। जो ऑप्शन में सबसे ज्यादा कैश घर लेके जाएगा वही ऑप्शन ये सिलेक्ट करेगा। तो वो तो हमें निकालना पड़ेगा सर। ठीक है, तो पहले आप लोग वो लाइन लिखो सर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टेक होम कैश बेनिफिट ऑफ मिस्टर कदम फॉर द असेसमेंट ईयर। लिखो लिखो लिखो, फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर नॉर्मल प्रोविजन। लिखो सब इतना। क्या? 105 बेस की होता है नहीं, नॉर्मल प्रोविजन का कोई सेक्शन नहीं है सर। टैक्स चलो सर, एक में HRA ले लो, एक में रेंट फ्री अकोमोडेशन ले लो सर। स्टार्ट करें? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। देखो, मिस्टर कदम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 41,000 पर मंथ। He was given an option by the employer either to take HRA or rent free accommodation which is owned by the company। देखो भैया, घर किसका है? कंपनी का है। ये किस लिए काम आने वाला है सर? रेंट फ्री अकोमोडेशन में काम आएगा सर। ठीक है, तो पहले तो बेसिक सैलरी लिख लेते सर 41,000 सर। चलो बेसिक सैलरी तो दोनों में आएगी ना सर। बताओ भाई, 41,000 इंटू 12। बोल रहा है ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। द HRA अमाउंट पेबल वॉज 7,000 पर मंथ। लो भैया, HRA 7,000 पर मंथ पे हुआ है सर, ठीक है। द रेंट फॉर द हायर्ड अकोमोडेशन वॉज 6,000 पर मंथ एट न्यू दिल्ली। देखो देखो, कहाँ की कहानी है सर, दिल्ली। इसलिए याद रखना सर, दो जगह याद रखना पड़ेगा, एक HRA में भी 50% हो जाएगा और एक रेंट अकोमोडेशन में भी दिल्ली है सर। तो दिल्ली है तो एक बात तो क्लियर है सर, वहां की पॉपुलेशन 40 लाख से कहीं ज्यादा है सर, तो 10% ऑफ सैलरी देखेंगे सर, ठीक है। आगे देखो सर, एडवाइस मिस्टर कदम वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम टू अवेल द HRA और रेंट अकोमोडेशन, ठीक है सर। तो HRA का कंप्यूटेशन करते हैं सर। HRA दिया हुआ है सर 7,000 पर मंथ और ये रेंट फॉर द हायर अकोमोडेशन वॉज 6,000, तो ये रेंट 6,000 पे करता है और 7,000 HRA। चलो लिखते हैं, यहां लिखते सर HRA सर। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है सर। पहला है सर एक्चुअल रिसीव्ड, कितना है सर 7,000 ही ना, 7,000 हाँ इंटू 12, ठीक है। दूसरा है रेंट पेड, कितना किया सर 6,000 किया मेरे ख्याल से रेंट पेड, रेंट पेड हाँ 6,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा सैलरी में तो यहाँ बेसिक ही है सर, और कुछ है ही नहीं बेसिक के अलावा सर, माइनस माइनस करके बता रहे हैं, ठीक 22,800। तीसरा सर 50% ऑफ 4,92,000 कितना होगा बताओ। तीनों में विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट है, लोअर क्या है सर, ये एग्जेम्प्ट है सर। मिला कितना है सर, एग्जेम्प्ट है 22,800, तो टैक्सेबल कितना है, ये HRA की कहानी हुई सबकी। एक अब रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो भी तो निकालना है ना। चलो सर दूसरा निकालेंगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन। जब रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालेंगे तो यहाँ डैश है सर। सर रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए क्या करेंगे सर, दिल्ली का घर है सर, तो 10% ऑफ सैलरी सर। सैलरी कितनी है 10% ऑफ 4,92,000, हाँ 4,92,000 सर, तो कितना आ जाएगा सर 49,200। यहां तक हुआ सबका, ठीक। अब इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है। चलो सर ग्रॉस सैलरी सर, बताओ सर ग्रॉस सैलरी बताओ सर। इधर इधर ये HRA वाला बता रहे हैं, 5,15,200 इसका बता रहे हैं ना, हाँ और इसका 5,41,200 5,41,200 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर। नॉर्मल प्रोविजन से चला है तो 50,000, फाइव 0,3,2,0,0 4,9,1,2,0,0 यही आ रहा है क्या, देखो तो एक्स, ये इनकम फ्रॉम सैलरी सर, ठीक है। टैक्स सर अगर आप ध्यान दें एक बात तो सर है, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। टैक्स बताओ ना एक बार, इसका टैक्स कितना आ रहा है 5,032,000 का, नहीं नहीं बिना 4% के, एक बार बिना 4% के 12,160, सॉरी 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 सर 660 सर, और यहाँ पर कितना आ रहा है
ए भाई टैक्स तो सही निकालो, टैक्स तो सही निकालो। कौन सा वाला? फास्ट ट्रैक 3200 भाई को अलग पहले जाते तय होते हैं ना पहले। ये नालायक, चालू हो जा 50 सेटअप। टैक्स स्लैब गलत निकाल रहा है 11,800 सर, 11,890 नालायक। और इसका बताओ, सर यहां पर अगर आप ध्यान दें तो सर रिबेट है हमारे पास, क्योंकि 5 लाख से कम है तो 87 ए की रिबेट है। तो सर यहाँ टैक्स लाइबिलिटी 0, पर सर यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा 4%, और 4% जुड़ के फाइनल टैक्स कितना आएगा? मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग टैक्स कैसे निकाल रहे हो? ये 11,890 कैसे आ सकता है? सालो मैं सबको मारूंगा वहां आके। 503200, मतलब अति हो गया यार। सर कैसे कर रहे हो? पहले 2.5 लाख पे निल है, ठीक है फाइन। अगले ठीक है, अगले 2.5 लाख पे 5%, जब मैं 5% किया तो ये 12,500 होता है। कैसे 11,000 आ जाएगा? कैसे कर रहे हो? ठीक है, बचा हुआ 3200, 3200 का 20% कर लो, ये कितना आ जाएगा सर? 640 आ जाएगा ये शायद, तो 13,040 आएगा टैक्स। हाँ वही 140। साले पागल, चलो टैक्स सही निकालो। चलो प्लस 4% जोड़ के बताओ सर। 13,670 ये राउंड ऑफ के बाद है ना। चलो टैक्स सही निकाला करो। अब जो टैक्स गलत निकालेगा वो सिटअप करेगा। पर जिंदगी गलत है। मजाक हुआ चलो ये हुआ सबका। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करे सर। हाँ वेट कर रहा हूँ मैं तेरे लिए, चिंता ना कर। अभी तो बचा है सर, अभी तो टैक्स निकला है। इसके आगे घर कितना लेके जा रहे हैं वो भी तो देखना है ना सर। चलो सर, अब घर कितना लेके जा रहा है सर? तो सर घर ले जाने के लिए नेट टेक होम कैश बेनिफिट। सर इसकी सैलरी तो 5,76,000 है, ये तो वो लेके ही जाएगा सर। ठीक है, 5-7 कोई बोल रहे हैं ना सारे ले 5-7 हाँ बैंक के डोनेशन में चार्जेस क्या है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं आएगा 576, यहाँ 576 नहीं आएगा, यहाँ 492 आएगा ना। ठीक है, ये हमारा था जो बेसिक सैलरी प्लस एक में एचआरए है, ठीक है, और एक में बेसिक सैलरी सर। ठीक है, इसके बाद सर हमने टैक्स पे किया है और हमारे पास से रेंट भी है। एचआरए में हमने रेंट पे किया है सर, तो माइनस रेंट पेड सर कितना पे किया सर? 6,000 इंटू 12 72,000 सर पे किया है। माइनस सर यहाँ रेंट पे नहीं हुआ है, यहाँ टैक्सेस भी गया सर 13,670।
टैक्स भी गया सर, यहाँ टैक्स नहीं गया सर। बताओ कितना आ रहा है प्लस माइनस करके, ये दोनों माइनस करना है। वाह धन्यवाद सर। 406 406 कैसे आएगा भाई? हाँ तो सिटअप चालू कर, तू चालू कर सिटअप। नालायक प्लस माइनस गड़बड़ कर रहा है। क्यों? एचआरए का जो तेरे को पैसा दिया है एम्प्लॉयर, वो क्यों नहीं टैक्सेबल होगा भाई? हाँ बताओ कितना? तो दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है सर इसमें? सर रेंट एकोमोडेशन ले ले, ज्यादा कैश लेके जाएगा घर। लिखो कंक्लूजन लाइन यहाँ पर, लिखो लिखो लिखो। हुआ? चलो तो फाइनली अब आप टोटल इनकम के क्वेश्चन में वार्म अप कर लिए सर, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और थोड़े से वार्म अप है, उसके बाद रियल कहानियां चालू होगी सर। ये एक दो क्वेश्चन और वार्म अप है सर। डिस्कस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता एज 61 ईयर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। पहली चीज दिमाग में ये बैठाओ सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में एज का कोई मतलब नहीं है सर। मैंने आपको कोई अलग अलग स्लैब पढ़ाया ही नहीं है सर कि 115 बीएसी में कोई अगर 60 से बिलो है तो अलग है, 60 से अबव है तो अलग है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सिखाया आपको। तो आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम वाले हो तो आपके लिए सर एक ही स्लैब है, ठीक है। हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 1,01,50,000। ओ भाई साहब, हाँ आप समझ रहे हो मार्जिनल रिलीफ की मेहनत होने वाली है इस क्वेश्चन में। चलो याद है बचपन में हम सीखते थे। हाँ 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 बचपन में हम सीखते थे। चलो बनाएंगे क्वेश्चन 3 सर। पहले 1 करोड़ पे टैक्स निकलेगा सर, निकाल। 1 करोड़ पे टैक्स कैसे निकालोगे? 1 मिनट ध्यान से सुनना। 115 बीएसी है सर, तो 115 बीएसी मतलब हाँ पहले 24 लाख पे 3%, 3 लाख होता है, याद है ना। पहले 24 लाख की इनकम पे 3 लाख रुपए टैक्स आता है। मैंने आपको ये शॉर्टकट सिखा दिया था, बाकी आपको निकाल के चेक करना है कर लो। आपको पूरा निकाल के चेक करना है, आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले 24 लाख पे 3 लाख टैक्स है सर, ये कंफर्म्ड है सर। बैलेंस पे 30% है सर, है टोटल 25 लाख। इसका टोटल बता रहे हो, ठीक है। 25,80,000 सर। सरचार्ज आएगा ना सर? 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज था सर। चलो सर 10% सरचार्ज सर। 28 लाख। हाँ 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 38 लाख 38,000। 38, सॉरी सॉरी 38,38,000, ठीक है। 4% एजुकेशन से ऐसा भी नहीं करते, याद है ना। फिर हमने बोला था सर हमारी इनकम अगर 1 करोड़ कितनी थी? 1,50,000 थी ना, 015 है सर। तो हमारा टैक्स कितना आएगा? पहले 24 लाख पे तो फिक्स्ड है सर, 3 लाख ही है। बैलेंस का 30% कर लो सर और ऐड करके बताओ सर। लाख 26,25,000 सर, प्लस 15% सरचार्ज सर, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर चले गई है इनकम सर। 15% सरचार्ज ऐड करो और बताओ सर। 30 लाख 10,000। फिर याद है हमने कहानी क्या सीखी थी सर कि सर यहां से यहां तक देखो टैक्स कितना बढ़ गया, डिफरेंस निकालते थे। टैक्स कितना बढ़ा बताओ? 1 लाख। सर यहां से यहां तक इनकम कितनी बढ़ी थी सर? 1,50,000 की इनकम बढ़ी थी सर। तो हमने बोला था सर 1,50,000 क्या करो, माइनस कर लो सर।
तो अपना क्या आ जाएगा सर, 30,750 का क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। सबसे इजी तरीका सीखे थे सर अपन, ना कोई कॉम्प्लिकेशंस ना कोई कचर कचर सर, मार्जिनल रिलीफ। कौन सा वाला? हाँ हाँ कर ले कर ले कर ले। ये सब चीजें याद रखना करो कि पहले 24 लाख पे 3 लाख होता है सर। ये सब चीजें एग्जाम में बहुत टाइम बचाती है सर, क्योंकि एग्जाम में एक एक बार 4-4 लाख करके करते रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास एग्जाम में। हाँ हो गया, बढ़ू आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है, पहले नीचे आके पढ़ो हमसे चाहता क्या है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए भाई साहब को, ठीक है, एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इफ शी ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स, मतलब नॉर्मल प्रोविजन से चल रही है। Would her residential status undergo any change, assuming she is a person of Indian origin and her total income from Indian source is 18 lakh and she is not liable to tax in USA? मैंने आपको एक बात समझाई थी सर, जब भी कभी ऐसा लिखा रहा है कि not liable to tax in any other country due to his domicile or any other reason, आंख बंद करके क्या सोचोगे सर? सेक्शन 61A सोचोगे, डीम्ड रेसिडेंट सोचोगे सर। ठीक है, वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पढ़ लेंगे कि डीम रेसिडेंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं, पर जैसे ही मैं ये पढ़ा मेरे को क्रिस्टल क्लियर है कि डीम रेसिडेंट सोचना होगा सर। और डीम रेसिडेंट में 3 बातें थी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और सर ही इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू डोमिसाइल और एनी अदर रीजन। इनकम देख लो 15 लाख से ज्यादा है, बोला है सर इंडियन ओरिजिन की पर्सन है सर, तो अब ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई है। और तीसरा लिखा भी है, इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन यूएसए। आ रही बात समझ? आप समझो, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ के भी हम आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है, बाकी तो ऊपर पढ़ते हैं तो पता चलेगा सर। चलो पढ़ते हैं। मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन यूएसए। ठीक है, पहली बात तो ये अमेरिकन नेशनल है सर, इंडियन सिटीजन नहीं है सर, ये शुरू में ये इंडियन सिटीजन नहीं है सर, ठीक है। On 2nd of March 2025 and came to India for the first time on 16/3/2025, ठीक है सर। आराम से कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन रहे, फंसो, बहुत सारी डेट्स रहे, तो बाजू में ना लिख लिया करो कि मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 25-26, क्योंकि मेरे को तो प्रीवियस ईयर 25-26 से मतलब, उससे पहले वो कब आए कब जाए बाद में देखेंगे, ठीक है। शी लेफ्ट फॉर द यूएसए ऑन 19th March 2025, चले भी गई सर। She returned to India again on 27th March 2026. While in India, she has purchased a showroom in Mumbai on 30/4/2025, which was leased out to a company on a rent of 25,000 from 1st May 2025, sir. ठीक है, जब ये इंडिया में थी तो सर इसने मई से किराए पे दे दिया है सर, ठीक है, 25,000 पर मंथ में रेंट पे। तो ये रेंटल इनकम जो हो रही है वो कहाँ एक्रू हो रही है? इंडिया में, क्योंकि इंडिया से ही तो रेंटल इनकम कमा रहे हो ना, प्रॉपर्टी इंडिया में सर। She has taken a loan from a bank for the purchase of this showroom on which bank has charged interest of 97,500. ठीक है सर, आप ये इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। IHP में क्लेम करते हैं ना अपन, इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। She has received the following cash gift from her relative and friends. ठीक है, अब इसको ये जो कैश गिफ्ट मिला है इसमें देखो सर, सबसे पहले फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड। पहला क्वेश्चन ही है, पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड मेरे इसके लिए रिलेटिव होंगे कि नहीं? अबे सास ससुर है सालो, नहीं बोलता है, कौन बोला फिर नहीं? कोई तो बोला ना नहीं, मेरे को सुनाई दिया था। सालो रिलेटिव होते हैं साले, तू किसी गर्लफ्रेंड को बनाएगा उसको बोल देगा नहीं, लड़ाई हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी।
अगला देखो सर, फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड। अरे मेरे पति की बहन, अबे ननद। साले, ननद को तो बोल के दिखा एक बार, घर नहीं घुसेगा तो दोबारा। ठीक है, अगला सर, फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड। ये कहां से आ गए? फ्रेंड है तो ये तो टैक्सेबल है सर, दोनों को एग्रीगेट करके चेक किया जाएगा। ये कितना आएगा यार? 172। ये तो टैक्सेबल हो जाएगा IUS। अच्छा, ये सब बात की बात है, पहले तो हमें इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो सर 25-26 में ये कितने दिन इंडिया में थी? यही तो मेन है ना सर। देखो देखो, दिन गिनो ना, कितने दिन ये इंडिया में थी। हम्म, एक सेकेंड। ये इसको चेंज करना, इसको करेक्शन करो। ये 9 है। हाँ, ये 9 है, इसको करेक्शन करो। हाँ, अपन के लिए तो प्रीवियस ईयर 25-26 है ना, तो अपन 1 अप्रैल से ही गिनेंगे। अब गिनो दिन। इंडिया में कैसे कर रहा है सर? 1 अप्रैल 2025 से लेके 19 ही तो था ना? हाँ, 19/9/2025 तक कितने दिन ये इंडिया में थी? दिन गिनो ना सर। अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, जून के 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 19, 172। और उसके बाद वो वापस इंडिया आई थी। देखो सर, शी रिटर्न इंडिया अगेन ऑन 27 मार्च सर। 27 मार्च को ये वापस इंडिया आई है सर। तो 27 तारीख को आई, 27, 28, 29, 30, 31, 5 ही दिन तो इंडिया में थी। इस प्रीवियस ईयर के लिए तो 5 ही दिन थी इंडिया में। अबे सर, 27 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक ये कितने दिन इंडिया में थी? 5। तो ये कितना हो गया सर? 177। कौन सा प्रोविजन लगा के चेक करें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट? बताओ भाई। क्योंकि बेसिक कंडीशन याद है सर, सेक्शन 6(1) की पहली बेसिक कंडीशन थी कि 182 डेज होना चाहिए सर। ये तो 177 डेज है सर, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी थी सर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। चेक कर लेते हैं, करेंट ईयर में तो 60 डेज है, उसके पहले के 4 साल में चेक कर लेते हैं सर। इंडिया में पहली बार इंडिया में आई है सर 16 मार्च 2025 को। उसके पहले ये इंडिया में आई नहीं थी, समझो। ये पहली बार आई है 16 मार्च को, उससे पहले ये इंडिया में थी नहीं। तो हमें तो पहले के 4 साल देखना होता है। एग्जाम में ना कभी भी लिखना चाहिए, कभी गड़बड़ नहीं होती उससे सर। 25-26 की तो कहानी ये है सर, इसके पहले के 4 साल सर, 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22 सर। ये 3 साल तो ये इंडिया में थी नहीं सर, एक दिन भी नहीं थी। इस साल इंडिया में थी सर, कितने दिन थी? 16 मार्च को आई है सर। बताओ, दिन गिनो ना, कितने दिन?
यार सोने दो भाई, कितना महीना दिया? अबे मार्च सही तो बोल रहा है वो, तू फेब क्यों गिन रहा है? तो और कब आई है? अरे भाई वैलेंटाइन वीक से बाहर आ, फेब में नहीं आई है, मार्च में आई है नालायक। 16 डेज, ठीक है। तो सर उसके पहले के 4 साल में जो 365 डेज रहना चाहिए था वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है सर। क्लियर? पक्का? अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता सर एक बार बताओ, विजिट टू इंडिया का केस नहीं देख सकते? तो बोले यार विजिट टू इंडिया का केस तो आप तब देख पाते हैं ना जब वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि वो अमेरिकन नेशनल है सर, तो ना वो इंडियन सिटीजन ना वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आप एक्सेप्शन में ले जा ही नहीं सकते उसको। तो ये क्या हो जाएगी? नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब इसने कंपनी को रेंट पे दिया है, तो जो रेंट पे दिया है प्रॉपर्टी वो कहां पर दिया है? इंडिया में। तो इंडिया में एक्रू हो रही है इनकम, तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगी सर, वो तो टैक्सेबल होगी ना। तो चलो निकालेंगे, निकालो। कंप्यूटेशन ऑफ, लिखो टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। क्या नाम है मैडम का? नाम बताओ यार मैम का। मिस चार्ली। मिस चार्ली फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर कौन सा प्रोविजन? बताओ सर, अंडर कौन सा प्रोविजन? अंडर नॉर्मल प्रोविजन सर। ठीक है, चलो सर। इसको रेंट मिला है, रेंट की इनकम कहाँ लेके जाएंगे सर हम? IHP में सर रेंट रिसीव्ड सर कितना सर? 25,000 सर। कितने महीने सर? 11 फर्स्ट मई को दिए वो, 11 महीने का रेंट है। कितना आएगा ये? 2,75,000 आएगा। ठीक, क्वेश्चन में पूरा पढ़े, कहीं म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया था, दिया ही नहीं है म्युनिसिपल टैक्स। तो सर क्या प्यार से मैं इसे ही GAV, इसे ही NAV तक बोल सकता हूँ? हाँ सर। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ये आप लोग मेरे को बताओ सर। फिर इंटरेस्ट भी है सर। और इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 97,500 इंटरेस्ट। माइनस करो ये सब, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो IHP की इनकम हुई सर। क्या IUS में भी इनकम है मैम के पास? हाँ सर, इसे गिफ्ट मिला है सर। हस्बैंड फ्रेंड लिखा हुआ है ना सर, ठीक है, गिफ्ट मिला है। वो पूरा 1,72,000 टैक्सेबल है सर। दोनों ऐड करो कितना आएगा? 260 सर ये इसकी टोटल इनकम, क्योंकि सर डिडक्शन है ही नहीं, तो यही इसकी टोटल इनकम। अगला क्वेश्चन, टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? कि रिबेट मिल जाएगी? ये चीज क्लिक करनी चाहिए सर। नॉन रेसिडेंट है, कहाँ रिबेट सोच रहे हो? टैक्स आएगा सर। और इसके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2,50,000 है सर। इसकी एज अगर 90 ईयर्स भी होती ना तो भी 2,50,000 ही देते हैं हम इसको। तो बताओ टैक्स 2,50,000 तक तो निल, बैलेंस 17,000 पे 5%, 850 प्लस 4% सर, 880। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का, उसने क्या बोला था? सेकंड पार्ट में उसने बोला था, would her residential status undergo any change assuming that she is a person of Indian origin?
तो सेक्शन 6(1)(a अप्लाई किया, सेक्शन 6(1)(a) की 3 कंडीशन चेक किया सर। सर इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन की पर्सन है सर वो, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है सर, 15 लाख से ज्यादा है, 18 लाख की इनकम है इसकी। अगला क्वेश्चन यही है। चलो सर ये इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन कंसिडर की जाएगी कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, क्योंकि यही मेन मुद्दा है सर, क्योंकि बाकी दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड है सर, 15 लाख से ज्यादा इनकम है, इज नॉट लायबल टू टैक्स इन यूएसए, ये भी सेटिस्फाइड। पहला ही पॉइंट इंडियन सिटीजन। बताओ बताओ बताओ, क्योंकि अगर चैट जीपीटी ने इंडियन सिटीजन अगर आप बोलोगे तो फिर तो ये डीम्ड रेसिडेंट में आ जाएगी, रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगी, और अगर मान लो आप इसे इंडियन सिटीजन नहीं मानोगे तो फिर तो नॉन रेसिडेंट होगी, फिर तो कहानी ही खत्म। बोलो जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे सर। देखो सर, हाँ ठीक है नहीं है बोल रहे। ठीक है सर, इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजन नहीं सर। इंडियन ओरिजिन मतलब याद है ना, मैं आपको बताया था सर, अनडिवाइडेड इंडिया जो 1947 के पहले था सर, अनडिवाइडेड इंडिया, उस टाइम पे ये रही थी इंडिया में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? इंडियन सिटीजनशिप अलग होती है सर, इंडियन ओरिजिन के पर्सन अलग होते हैं सर, ठीक है? तो ये इंडियन सिटीजन नहीं है सर, और अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेसिडेंट का अप्लाई नहीं होगा, और अप्लाई नहीं होगा मतलब तो इस केस में क्या हो जाएगी, तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कोई चेंज नहीं होगा सर। समझ आया? क्लियर? चलो आओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आते हैं, अब हो गया वार्म अप, अब बनाते हैं सर। इसी का तो इंतजार था सर, पीजीपी का सर, अब आएगा ना मजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है ऐसे तेरे, और नेक्स्ट बोलेगा तो और नेक्स्ट ऐसे ही है। अब कोई छोटे क्वेश्चन नहीं आने वाले सर, अब सब बड़े बड़े, ये देख सर हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन की कहानी, एक भी नहीं होता सेम कभी इसमें। 43 है ना? हाँ, पूरे 43 करना है अपन को, नहीं होंगे इस क्वेश्चन में। अभी देख सर, चलो सर आओ फिफ्थ क्वेश्चन में सर। सर कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड, कैसे होगा नहीं होगा, जनरली जनरली, ठीक है? चलो लिखते हैं यार टोटल इनकम। अच्छा खास बात ये टैक्स नहीं निकालने बोला है तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। देखो ना टोटल इनकम बस तो बोला है तो मैं टोटल इनकम बना के रुक जाऊंगा, मैं क्यों टैक्स निकालूं? नहीं निकालता, टोटल इनकम बनाएंगे सर। चलो सर, हमेशा मोस्ट लास्ट में, अच्छे अच्छे रैंकर्स भी इसको लास्ट में ही करते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि तू जितना बना ले कम है, खत्म ही नहीं होता ये क्वेश्चन, इतने बड़े होते हैं सर, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, इसीलिए तो बोला था कि टेस्ट में इसको कैसे करोगे। डॉक्टर निरंजना, a resident individual age 60 years is running a clinic in सूरत सर। 60 years की एज है, थोड़ा ध्यान रखना, रेसिडेंट इंडिविजुअल है सर, ठीक है? पहले एक काम करते हैं ना, फॉर्मेट तो ड्रॉ करें अपना टोटल इनकम का। चलो 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 फॉर्मेट तो ड्रॉ करो, फिर आएंगे क्वेश्चन में बनाना स्टार्ट करके। क्वेश्चन फिफ्थ लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर नॉर्मल प्रोविजन। पहले अपन नॉर्मल में करेंगे।
सबका यहाँ तक हो जाए तो बताओ भाई। पर्टिकुलर्स रुपए, बोलो यहाँ तक हो गया। देखो सर, हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इज एज अंडर। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ सर। सर कभी भी ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया रहे तो हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना होता है सर। तो हम सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट जो दी है चुपचाप प्यार से लिख देते हैं सर। तो हमारी पहली इनकम ही पीजीईपी की है सर, पहला हेड पीजीईपी खुलेगा सर। तो नेट प्रॉफिट है 4,40,400 सर। पीजीबीबी सर, सर नेट प्रॉफिट सर 4,40,400 सर। इसमें ऐड भी होता है सर, इसमें थोड़ा गैप देके लेस भी होता है सर। तो पता है मेरे को, इसके आगे पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। हो जाए यहां तक तो बताओ सर, स्टार्ट करूं? चलो सर आओ सीखते हैं कैसे करना चाहिए टोटल इनकम के क्वेश्चन। देखो सर, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस दिया हुआ है सर। बाप रे, बहुत पैसा नहीं पीट रही है। ठीक है भाई। इनकम टैक्स रिफंड दिया हुआ है सर, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। पहली चीज, इनकम टैक्स जो रिफंड होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है सर, क्योंकि आप मुझे इनकम टैक्स का खर्चा भी नहीं देते हो। आप सेक्शन 40 में डिसअलाउ करते हो इनकम टैक्स का खर्चा, तो आप मेरे को इनकम टैक्स की इनकम भी रिफंड टैक्स नहीं कर सकते सर। पर सरकार ने बोला ये जो हम इंटरेस्ट देते हैं ना, इंटरेस्ट, ये तेरा आईयूएस में टैक्सेबल है। तो नहीं नहीं, पहले पीजीवीपी से तो मैं पूरा हटा दूंगा, आईयूएस में 450 लेके जाऊंगा सर। चलो तुरंत तुरंत करेंगे ट्रीटमेंट। तो पीजीईपी में हटा देते हैं सर, इसको लेस कर देते हैं सर। पहला इनकम टैक्स रिफंड सर 5450 सर, थोड़ा गैप देके ना। आईयूएस सर, आईयूएस में सर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड सर 450। यहां तक हो जाए तो बताना। अजीब दास्तां है हुआ। चलो नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई सर, ग्रॉस दिया हुआ है सर। ये यहां क्यों आएगा सर, कहां जाएगा सर? आईयूएस। हटाते हैं इसको यहां से, पीजीईपी से हटा दो सर। सर डिविडेंड सर, सर 10,500। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि अगर मैं पूरा पूरा लिखने चले गया तो जय माता दी हो गया फिर तो टाइम। साथ साथ पोस्टिंग करते जाना ना, साथ साथ पोस्टिंग करते जाना, छोड़ना मत। विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी सर, ये यहाँ क्या कर रहा है? पहली बात तो ये नेट दिया हुआ है, हमें ग्रॉस अमाउंट लेना होता है। पीजीवीपी से 35 हटाऊंगा, आईयूएस में 50 दिखाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को टैक्स लायबिलिटी बोला नहीं है। बोलता ना तो मैं क्या करता पता है, जितना अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालता उसमें लास्ट में टीडीएस वाला जो 15,000 है उसको माइनस कर देता। अब बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं जबरदस्ती क्यों करूंगा? टैक्स पेबल आ जाता, टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस टैक्स पेबल। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो पीजीवीपी से 35 हटाओ और आईयूएस में 50 डाल दो सर। पीजीवीपी से हटा दो सर, विनिंग फ्रॉम टीवी सर 35,000 सर। विनिंग फ्रॉम टीवी सर 50,000। ये 50 क्यों लिखा समझ आया ना, ग्रॉस किया मैंने। नेक्स्ट सर, रेंट। सर रेंट मिला है, मैं दिया नहीं हूं सर, रेंट मिलता है। जब रेंट मिलता है तो वो यहां नहीं आता ना सर, आईएचपी जिंदा है सर, वहां जाएगा सर। हटाओ इसको सर पीजीपी से सर, 27,000 सर हटा। रेंट थोड़ा गैप देना, आप लोग अपने हिसाब से अपनी कॉपी में जगह देना सर। आईएचपी सर, रेंट 27,000। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट साइड। मैं हमेशा क्रेडिट साइड पहले करना पसंद करता हूं क्योंकि कम आइटम होते हैं।
फिर डेबिट साइड चलते हैं। मेडिसिन कंज्यूम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ सैलरी से दिक्कत नहीं है, क्लिनिक कंज्यूमेबल से दिक्कत नहीं है सर। रेंट पेड चलेगा सर, रेंट पे आपने किया है, ये तो आपको नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस ऐसा मिल जाता है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से दिक्कत नहीं है। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, आप नॉर्मल प्रोविजन में चल रहे हो, ले लो। 115 बीएससी होता तो मैं आपको रोक देता सर। आ रही बात समझ? तो अभी तो आप ले लो नॉर्मल प्रोविजन में, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट तो मेरी जान है सर, यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था सर। और नीचे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेंट पेड इंक्लूड 30,000 बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर हर रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत। इसका कोई बताएगा क्या होगा? क्या बोलना चाह रहे हैं सर? ये ऊपर जो आप रेंट पेड देख रहे हो ना सर 90,000, उसमें से 30,000 वो है जो उसके घर का है सर, रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत। सर पर्सनल नेचर के खर्चे क्या कर रहे हैं पीजीबीपी में सर? सेक्शन 37 डिसअलाउ करता है। हटा दो इसको सर, 30,000 को हटाना है मतलब ऐड करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने एज एन एक्सपेंस डाल के इनकम कम की थी, तो ऐड करो सर। रेंट पेड ऐड का पहला मिल गया सर। ये समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं? ठीक है, नहीं आएगा कोई पॉइंट तो बोल देना सर। अगला, क्लिनिक इक्विपमेंट आर 1/4/2025 को ओपनिंग WDV दी हुई है। एक्वायर किया है सर नया क्लिनिकल इक्विपमेंट 7/12/2025 को सर, जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए। सर हम ना पढ़ के आए थे, ये जो क्लिनिकल इक्विपमेंट है ना सर, ये सब प्लांट एंड मशीन की डेफिनेशन में आ जाते हैं सर। तो सर ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही सर। अच्छा, ये वाला ना सर दिसंबर में परचेज है सर, तो सर अगर आप इसका दिन गिनने जाओगे तो 180 से कम आएगा सर। काउंट करके देख लो सर, 7 दिसंबर से 31 मार्च तक 180 से कम आने वाला है। तो जब 180 से कम आएगा तो इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आधा हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इस 2 लाख पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं? यही क्वेश्चन है सर मेरा। बताओ, लगाओ दिमाग, देखिए आप लोग का दिमाग कैसे चल रहा है सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ, उसके लिए होता है एडिशनल। सर ये डॉक्टर है, सर्विस सेक्टर में बैठी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग थोड़ी कर रही है, ना ही पावर जनरेशन वाली है। सर एडिशनल सोच ही क्यों रहे हो? नॉर्मल दे दो, उसमें भी नॉर्मल वाले का सेकंड वाले का आधा देना सर। तो निकालो डेप्रिसिएशन सर, दोनों का मिला के बता रहे हैं। चेक करो सब 90 आ रहा है क्या सर? इसका 15% करना और इसका 7.5% करना। 90, चलो लिखेंगे डेप्रिसिएशन तो लिखे। कहां लिखो डेप्रिसिएशन? लेस में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स सर। सर हमें यहाँ वर्किंग दिखानी पड़ेगी। हाँ सर, आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी कि आप 90 कैसे लाए हो, नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा 90 लाए हो। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट रिसीव रिलेट टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000। म्युनिसिपल टैक्स देखो सर 2,000 पेड इन दिसंबर 2025 हैज बीन इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये इस पे है सर, तो आप इसको ऐड यहां करो और IHP में जाके आप म्युनिसिपल टैक्स 2,000 रुपए का क्लेम कर लो। तो चलो सर PGBP में ऐड करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। यहां लिखूंगा मैं सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड किया, क्योंकि इसमें म्युनिसिपल टैक्स था सर। कितने का था सर? 2,000 का था। अब सर मैं तो IHP बना के रखा हूं सर, यहां पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दूंगा सर 2,000। क्लियर? आगे बढ़ू? ठीक है। She received a salary of 7,500 per month from Full Care Hospital, which has not been included in the consultation and medical charges. Not been included मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इसकी सैलरी की इनकम है ना सर।
सैलरी की इनकम कहां जाती है? सैलरी हेड में जाती है, तो सैलरी हेड खोलना पड़ेगा अब अपन को। तो 7500 इंटू 12 सर, एक और थोड़ा जगह देख के खोलना ना। इनकम फ्रॉम सैलरी सर, सर सैलरी कितनी मिल रही है सर? 7500 इंटू 12 सर। मैं क्या करती ठीक है, नेक्स्ट। Dr. Niranjana availed a loan of 5,50,000 from a bank for higher education of her daughter. She repaid principal of 1 lakh. इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट से मेरे को मतलब है क्योंकि ये सेक्शन 80 थी? ई में मिल जाता है सर। तो चलो डिडक्शन लिख लेते हैं सर, थोड़ा गैप देना। ग्रॉस टोटल इनकम निकला, ग्रॉस टोटल इनकम सर माइनस सर डिडक्शन सर 80 ई सर कितना था? 55,000। ठीक है, इसके बाद she repaid 1 lakh as tuition fees not in the nature of development or donation to the university for full time education of her daughter, section 80C सर। ट्यूशन फी मिल जाता है सर 1 लाख रुपए के, आराम से ले सकते हो आप। चलो 80C लेंगे सर, 1 लाख रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते सर। An amount of 28,000 has been paid by check on 27th March 2026 for medical insurance premium. Section 80D सर, कितना मिलेगा? एज देख लो, एज देख लो एज देख लो, क्योंकि सर हमने बोला था बिलो 60 है तो 25 है, ये तो 60 की है ना सर, तो आप इसे पूरा दे सकते हैं मेडिकल का 28। हाँ, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऊपर ले जाके एज दिखवाया कि ध्यान रखो भाई, हड़बड़ाओ मत। 80D सर 28। मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। हाँ, ये लास्ट था सर। ठीक है, तो सर एज पर नॉर्मल प्रोविजन चलो सर करना स्टार्ट करते हैं। करो 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 करो, एक एक हेड टोटल करना स्टार्ट करो सर। पहले पीजीपी से चालू हो जाओ सर। 40। ठीक है सर, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो 50,000 रुपए से। अभी अपन नॉर्मल प्रोविजन से बना रहे सर, तो सैलरी 40 सर। ठीक है सर, आईएचपी में तो थोड़ी सी मेहनत रहेगी सर, 25,000 आ जाएगा एनएबी सर, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सर, तो वो माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद देखो कितना आउटर कॉलम में जाता है। सॉरी 17, ये आउटर कॉलम का बता रहे ना। ठीक है, सैलरी हो गया, आईएचपी हो गया, आईओएस भी बन जाएगा सर। आईओएस का भी टोटल इजी है। बीपी का हाँ बोल। 3,04,400। पीजीबीपी का 3,04,400। ठीक है, आईओएस का बता। 3,950। अब ऐड कर लो सबको, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। 30,4450। लेस करेंगे ना डेप्रिसिएशन, कहीं नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्टली लेस वाला है ना। हाँ, एचपी में किए ना 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन।
हाँ डिडक्शन के बाद नहीं नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम भाई पहले। 4,22,900 अब माइनस करके टोटल इनकम सर। 2,39,900 ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर 115 BAC। सर मैं चालू तो ग्रॉस टोटल इनकम से ही करूंगा सर, रिडक्शन तो मिलती नहीं है सर। 422,900। अब चलते ऊपर आ जाओ, एक एक चीज देखना स्टार्ट करते सर कि क्या क्या चीजें एडजस्ट होगी सर। अगर आपको ध्यान हो क्वेश्चन में, आओ सर बताओ भाई, क्या ये साइंटिफिक वाला मैंने आपको बोला था कि सर 115 BAC में ये नहीं मिलेगा साइंटिफिक वाला 1,50,000, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। पर शेयर ठीक है, हाँ हाँ 1,50,000 ऐड करते ना, प्लस अंडर सेक्शन 35 जो हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया था सर 1,50,000, ये ऐड हो जाएगा सर। सैलरी में आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ली थी सर, 75 मिलता सर, तो माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन सर सैलरी वाला सर 25,000 सर, और कुछ तो आएगा नहीं सर। डेप्रिसिएशन में अगर एडिशनल होता तो नहीं आता है? हाँ हाँ हाँ, ये इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट है, मेरा नहीं है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बस ये आगे लिखना जरूर। कई स्टूडेंट क्या करते हैं सीधा 1,50,000 लिखते हैं, आगे लिखते ही नहीं है कि ये कैसे आया, तो इंस्टीट्यूट को कैसे पता भाई। ये प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, ये सर टोटल इनकम। समझ आया सबको, बैठा है दिमाग में, क्लियर हुआ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो टोटल इनकम निकालना है, टैक्स पेबल निकालना है, मिस पूर्वी का निकालना है, मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, मतलब दोनों निकालना है सर। पहले अपन किससे चलेंगे, नॉर्मल से चलते हैं सर। चलो स्टार्ट करते हैं सर। लिखो सर क्वेश्चन 6 लिखो सब। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस पूर्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर नॉर्मल प्रोविजन। मैं तो लाइन पे लाइन खींचे जा रहा हूँ, मेरे को पता है पिछली बार धोखा हुआ था मेरे साथ, और लाइन चाहिए मेरे को। एक स्टूडेंट है, कभी भी याद है, टोटल इनकम का क्वेश्चन बना रहा था, ठीक है, क्वेश्चन पूरा पीजीईपी का था। तो अब जब पीजीईपी का रहेगा तो सैलरी का कितना ही पार्ट आएगा, 2-4 चीजें आएगी सैलरी की, उससे ज्यादा तो नहीं आएगी। वो सैलरी के लिए आधे से ज्यादा पेज छोड़ दिया था। मैं बोला भाई ऐसे भी मत कर, मैं मानता हूँ इंस्टीट्यूट कॉपी देती है कि आप यूज कर सकते हो जैसे भी, बोला इतना मत कर, नहीं तो तू 5 हेड में तो 5 पेज लेके चले जाएगा भाई, मर जाएगा वो चेकर। मतलब पीजीपी में तेरे को जितनी जगह छोड़ना है छोड़, सैलरी आईएचपी इतना ज्यादा नहीं आएगा, उसमें प्रिसाइज है कि चीजें कमी आती है, आईयूएस में कम आती है, पीजीपी में ज्यादा होती है। ठीक है, अभी देख लो ना, कई लोग ऐसे ऐसे टाइप की चीजें करते हैं, इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक करते हैं सर। कॉपी तो दो, धन्यवाद, आज ही देना मेरे को। किसको दिए?
मुझे वहां पर रखना है मेरे को आज तक नहीं मिली। वही बात तो रखा हूँ मेरे को लगा कि सर को मेरी शिकायत थी क्यों बता रहे हो सीरियसली मेरे को पता ही नहीं है। मेरे को कौन बताएगा भाई? अरे आप तो रूम में आते रहते हो अरे भाई साहब, मैं किसी रूम में जाता रहता हूँ पर मैं सभी चीजें नहीं, अरे मैं चंदू दीदी नहीं हूँ, मैं सब चीजें ध्यान देता हूँ। हाँ, ये क्यों पढ़ा है, ये क्यों पढ़ा है भाई? मैं अपने कंसर्न पर्सन से बात करता हूँ, मैं निकल जाता, मैं पूरा ध्यान नहीं देते रहता कि क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं। बस सॉरी, माय मिस्टेक। चलो सर बनाएंगे सर। ठीक है। नहीं नहीं, अरे वाह, पता ही नहीं था भाई। मिस पूर्वी, एज 55 years, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। शी, अरे यार मजा आएगा सर। शी मेंटेन हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2026 रीड एज फॉलोज। ये सब तो मेरे को पीजीईपी का ही दिख रहा है सर। तो एक काम करते हैं, पहले पीजीईपी का हेड खोल लेते हैं सर। नेट प्रॉफिट 9,28,224। हाँ, नहीं सर, 50 लाख से ऊपर में प्रेजेंटिव नहीं होता है, मार डालेगा बच्चों को। सीए भाई प्रोफेशनल आदमी है, कैसे कर रहा है? हाँ, 50। हाँ, तो नहीं मिलेगा इसको 40, नहीं ले सकते आप। चलो पीजीईपी का स्टार्ट करते हैं। 9,28,224 सर। पीजीबीपी सर, नेट प्रॉफिट सर 9,28,224 सर। इसमें अपन करेंगे ऐड, इसमें थोड़ा गैप देके लेस। चलो पढ़ते जाएंगे, ट्रीटमेंट करते जाएंगे सर। आओ पहले क्रेडिट साइड चलते, कम आइटम होते हैं। ऑडिट फीस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेशन सर्विसेज से मुझे दिक्कत नहीं है, कंसल्टेंसी से मुझे दिक्कत नहीं है, पर ये डिविडेंड से मुझे दिक्कत है सर। ये यहाँ क्या कर रहा है सर? हटाओ इसको डिविडेंड को सर। सर ये कहाँ जाएगा? आईयूएस में सर। यहाँ से हटाओ इसको पीजीईपी में से सर। तो 10,524 हटाओ सर इसको। पहला मिल गया सर डिविडेंड सर। तो इसको थोड़ा गैप देके सर आईयूएस सर, सर डिविडेंड सर। ठीक है, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम यूटीआई दिया हुआ सर 7,600। ये भी यहाँ क्या कर रहे हैं सर? आईयूएस में ले जाओ इसको भी, हटाओ इसको। इनकम फ्रॉम यूटीआई सर 7,600 सर। हटाओ सर इसको यहाँ से। इनकम फ्रॉम यूटीआई सर 7,600 सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। होनैरियम रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर सर। ये आंसर पेपर चेक करी होगी, उसके लिए तरफ से उसके लिए इसको इंस्टीट्यूट की तरफ से पैसा मिला। क्या ये इसका बिजनेस है? नहीं, पेपर चेक करना कभी बिजनेस नहीं होता सर हमारा। ठीक है, हम सीए का बिजनेस नहीं होता, ये आईयूएस में जाएगा सर। हटाओ इसको पीजीईपी से सर। तीसरा होनैरियम सर 15,800 सर। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं सर आईयूएस में, होनैरियम 15,800 सर। अगला दिया हुआ है रेंट रिसीव फ्रॉम अ रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट सर। यहाँ क्या कर रहे हैं? हटाओ सर इसको, आईएचपी में लेके चलते सर 85,600 सर। यहाँ से हटा दो सर रेंट, हटाओ सर इसको और थोड़ा गैप देके आईएचपी सर। रेंट सर 85,400 ही था ना? नहीं 600 था, पंगा हो जाता सर। 6 ऊपर भी सही लिखो ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सर।
क्रेडिट साइड तो खत्म सर, और डेबिट साइड देखते सर। सैलरी टू स्टाफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइपेंड दे रहा है आर्टिकल असिस्टेंट को, चलेगा सर। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट, अच्छा काम किए होंगे तो दे दिया होगा इंसेंटिव, क्या दिक्कत है सर। ऑफिस रेंट से दिक्कत नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से दिक्कत नहीं है, मीटिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस से दिक्कत नहीं है सर। पर सर ये परचेज ऑफ कार यहाँ नहीं आता है सर, क्योंकि कार पे आपको डिप्रिसिएशन मिलता है, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। पीएल अकाउंट में क्या कर रहा है, हटाओ इसको, और इस पे अब अपन डिप्रिसिएशन लेंगे सर। तो पहले आप इसको ऐड करो सर, ऐड का पहला मिलेगा सर परचेज ऑफ कार सर, इस पे डेप्रिसिएशन लेते हैं सर। होगा तो चेंज कर लेंगे, इसमें क्या है। 80,000 का 15% बताओ। रिपेयर मेंटेनेंस पेट्रोल ऑफ कार दिया हुआ सर, ठीक है। अगर ऑफिशियल पर्पस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में। ट्रेवलिंग एक्सपेंस से दिक्कत नहीं है, पर म्युनिसिपल टैक्स यहाँ नहीं आता है सर, ये आईएचपी में जाता है सर। यहाँ पर ऐड करो इसको 3000, टैक्स 3000 ऐड हो गया सर। आईएचपी में हाथों हाथ माइनस करो सर, म्युनिसिपल टैक्स सर 3000, तो ये आ जाएगा 82,600। ये मेरा एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। चाहो तो यहां तक कर सकते हो, नहीं तो बाद में कर लेंगे, आगे देख लेते हैं। और कुछ तो नहीं है। नेट प्रॉफिट यही तो मेरी जान है सर, इसी से तो चालू किया था कहानी। और सर कार पे डिप्रिसिएशन का परसेंटेज बताया, ना भी बताता तो भी हमें पता था सर, इसमें कोई नई बात थोड़ी कि सर। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500 सर। बताओ क्या करें इसका, कहां डालूं, कहां लिखूं, क्या करूं बताओ। आइए इसमें क्यों जाएगा। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन, अगर याद हो तो सेक्शन 28 उसमें मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था सर, एनी बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन कैश, इन काइंड, पार्टली कैश, पार्टली काइंड, कुछ भी हो, सब पीजीपी में आता है सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये है, ये 10,500 ऊपर डला है कि नहीं डला है, वैसा क्वेश्चन है। ये तो पीजीपी में टैक्सेबल है, ये मुझे भी पता है। सेक्शन 28 में पढ़ के आए अपन, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन कैश, काइंड, जो भी हो सर। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि 10,500 ऊपर है कि नहीं है। नहीं बोलोगे तो ऊपर ऐड कर दूंगा सर, और है बोलोगे तो छोड़ दूंगा सर। पढ़ो ना ऊपर, ये तो आपके सामने पीएल अकाउंट बना के दिए ना सर, आपको तो वो पूरा पीएल अकाउंट बना के दिए सर, थोड़ी क्या नहीं दिए। सोचो बताओ सर क्या करना है। हम वो आप सोचो ना सर कि 10,500 जो इसको बेनिफिट मिला है, क्या वो किसी के अंडर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपको ये एग्जाम में यही बात है, यही आपको सोचना है कि होगा नहीं होगा। अब ध्यान दो, मैं आपको सिखाता हूं एक बात सर। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है सर, जो ऊपर नहीं होगी वो यहां पर अलग से हम आपको बता रहे हैं। बोलते हैं ना अपन अदर इंफॉर्मेशन, इंग्लिश अदर इंफॉर्मेशन। तो ये 10,500 मेरा पीजीपी में टैक्सेबल है, मुझे इसे इनकम दिखाना है सर, ठीक है। तो ऐड करना पड़ेगा, चलो लिखते हैं सर वैल्यू ऑफ बेनिफिट सर, यहां करेंगे सर वैल्यू ऑफ बेनिफिट सर 10,500 सर, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, ये लॉजिक समझ आया। अगला ये वाला बताओ तो मैं मानू। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू 2 आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट। इस बार मैंने दिया है, इंसेंटिव दिया है अपने आर्टिकल्स को, क्या चलेगा। हाँ, हम अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे सकते हैं, इंसेंटिव बोनस दे सकते हैं, बस पार्ट ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, हम दे सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं रोका है सर। सेक्शन 36 बोलता है सर कि आप इंसेंटिव बोनस दो, कोई दिक्कत नहीं है सर,
आ रही बात समझ? क्लियर हुआ? आगे देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 फॉर द पीरियड 1/10/2025 टू 39/2026। सर यही तो पॉइंट है जिसके कारण जो ऊपर कैश वाली बात दी हुई थी उसका रिलेवेंस। इस पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट करूं सर? आप आओ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर उसने बोला है कि मैं बुक्स कैश बेसिस में बनाती हूँ सर, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार 4000 है, जिसमें से उसका कहना ये है कि इंक्लूड 2000 इस टाइम पीरियड का है। और अगर आप ध्यान दो तो मेरा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 26 को खत्म हो जाता है सर। ये पूरा दो आएगा, बस यही मेन है, बाकी सब तो सिंपल है। पर बुक्स कैश बेसिस में बनाती है, कैश प्रीपेड नहीं, क्यों? तो फिर उसके कैश बेसिस में बुक्स बनाने का मतलब क्या हुआ? हाँ तो यही कैश का ही एडजस्टमेंट पूछो, मतलब बाकी तो मैं पूछ भी नहीं रहा, वही बोल रहा हूं मैं, ऐड की लेस कि कुछ नहीं। अब समझा? कुछ नहीं होता इसमें से। वही बात है, बस यही बता दो 2000 का क्या होगा। मुझे एक्सपीरियंस धीरे धीरे नेट टॉपिक से हट मिलता है। हाँ, नेट टॉपिक बनाना पड़ेगा, एक से रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि लिखना कम किया, डोज तक कम किया। हाँ, बस करेगा एक से तो वापस वहाँ तक कैसे बोलते हैं? लैस करने बोलते हैं। मैं ऐड करने बोल रहा हूँ। बताओ बताओ क्या करें, ऐड लेस क्या करें? 1000 ऐड मतलब ये बोलना चाह रहे तू कि और एक्स्ट्रा 1000 ऐड करूं? क्योंकि 4000 तो वो पीएल अकाउंट में पहले ही डाल दिए। हाँ तो मतलब वो 4000 में 2000 इंक्लूडेड है। हाँ तो उसने पूरा 4000 क्लेम कर लिया, मतलब उसमें 2000 भी उसने क्लेम कर लिया एज एन एक्सपेंस। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि वो जो 2000 है उसमें से 1000 रुपए अगले साल का है जो इस साल का नहीं है, बट पे उसने इसी साल कर दिया है, तो वो खर्चा उसको इस साल मिलेगा कि अगले साल मिलेगा? तो फिर कैश बेसिस में बनाने का बुक मतलब क्या हुआ? अबे साले समझो समझो, यही प्यारा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। भाई हम कैश का मतलब क्या होता है, हमने जो जो पेमेंट कर दिया वो सब आप मुझे अलाउ कर देंगे कैश बेसिस में। हाँ तू बोलता सर अगर एक्रूवल बेसिस में होता तो ये खर्चा भी नहीं मिलता सर, फिर वो 1000 अगले साल बात करते हैं हम। इस साले हाँ हाँ, तो सरकार ने बोला सर ये जो 1000 है सर, जो आपने नेक्स्ट ईयर का पे किया है, कब का पे किया है सर? 1/4/2026 से लेके 39/2026 तक का, ये जो आपने पे किया है आप बुक्स कैश बेसिस में बनाते हो, इसीलिए आपको ये 1000 रुपए मिल जाएगा। अगर आप बुक्स एक्रूवल बेसिस में बनाते तो हम आपको ये खर्चा नहीं देते। कैश बेसिस के केस में प्रीपेड में भी अगर हम कुछ करें तो वो ऐड हो जाता। प्रीपेड पता है ना, अकाउंट्स में पढ़ते हो, ये प्रीपेड एक्सपेंस ही तो है सर। 1000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस आपको मिल जाते हैं क्योंकि ये कैश बेसिस है। अगर एक्रूवल बेसिस होता तो ये 1000 नहीं मिलता, आपको हटाना पड़ता, ऐड करना पड़ जाता 1000 को। 1000 जो अगले साल का है वही तो करता ना भाई, इस साल का भी ऐड करवा देता तू मुझे। हाँ अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबको? बैठा है दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। सैलरी इंक्लूड 30,000 पेड टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन प्रोफेशनल असाइनमेंट। बोलो भाई इसका क्या करें? नहीं, सेक्शन 40A3 सर, 10,000 से ज्यादा कैसे कैश पेमेंट कर दिया? चलो ऐड करेंगे सर सैलरी। क्या बोल रहा है?
सैलरी ऐड करेंगे सर 30,000। नेक्स्ट, द ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ फॉरेन टूर ऑफ 32,000 विच वाज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स। भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस है ऊपर, हाँ है सर। ये जो खर्चा किया ये विद इन द आरबीआई नॉर्म्स है, तो क्या दिक्कत है? अगर आरबीआई नॉर्म्स के अंदर अगर आप कोई खर्चा कर, अबे आरबीआई नॉर्म्स के अंदर अगर कोई खर्चा कर रहे हो तो उस खर्चे में दिक्कत कहाँ है? समझ आई बात? इसका हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ ऑफ द डिपेंडेंट ब्रदर, ओ भाई साहब, एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 and 10,000 respectively paid in cash। बस 10,000 सर ATD सर मिलेगा ही नहीं सर, आप 1 रुपए भी कैश में नहीं दे सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस में देना ना कैश में, मेडिकल में मत दो ना कैश, ठीक है। शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये मिलता है सर ATC में। चलो लिखते हैं। उधर पेड कैश करके जो लिखा हुआ है अलग से, वो लिखना था तो वो करते हैं साइड में लिखा था पेड कैश कर, हाँ हाँ, तब उसके इसमें वो करते कि मतलब तो लेते, फिर बच्चे का लेना था ना मैं। तब बच्चे का लेते। हाँ, ATC में क्या था यार? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था। कितना था यार, कोई बताएगा क्या? 10,000 सर। डिडक्शन में तो यही एक डिडक्शन है सर। हाँ, AG में चलो सर टोटल करना स्टार्ट करो अब। बोलो कितना? 820। ठीक, ये IHP हो गया, फिर IUS का टोटल सर। चलो अब PGP निकालो। चेक कर लो सब। ग्रॉस टोटल इनकम बोलो। डिडक्शन तो सिर्फ अब टैक्स। हाँ नॉर्मल प्रोविजन बोला है ना क्वेश्चन में, टैक्स लायबिलिटी निकालने, डायरेक्ट टैक्स पेबल निकालने बोला है। पहले 10 लाख में फिक्स्ड है, बैलेंस पे 30% प्लस 4% ऐड करके बताना सर। अच्छा राउंड फिगर करके बता रहा है, ठीक है। ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन, फिर एज पर क्या क्या चेंजेस आएगा सर? पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम से चालू करेंगे सर। 11, अब क्या था? अच्छा 10 था यार। 101194 क्या क्या चेंजेस आएगा सर इसमें? क्या क्या चेंजेस आएगा? मेरे को तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है सर। यही मेरी टोटल इनकम है 115 BAC के हिसाब से। निकालो टैक्स। यहाँ पर वो 4 लाख वाला स्लैब है ना? हाँ। 4% मत करना। नहीं 42,840 बिना 4% के? नहीं नहीं 4% नहीं, हटाना 4% हटा। 41194
12 लाख तक रिबेट मिलती है सर, 60,000 की सर, खत्म, टैक्स ही नहीं आएगा सर। तो इसके लिए सर 115 BAC बेटर है सर। समझ आया? इसके आगे आप कल करते हैं।